क्वेश्चन नंबर 36 में ऐसा बोल रहा है कि गैसियस हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन रिएक्शन विद, एक मिनट, a gaseous hydrocarbon X on reaction with bromine in light forms a mixture of two monobromo alkanes and HBr. The hydrocarbon H. तो जैसे सवाल में, इस तरह के सवाल में जहाँ पे अननोन कंपाउंड निकालना है, इस अननोन कंपाउंड वाले पार्ट में ऑप्शन के हिसाब से काम करना। ऑप्शन के हिसाब से काम करने का मतलब है कि बेसिकली हम लोग ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि हम लोग के जो क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से क्या आंसर होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ पे 2 ही मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, अगर पहला ऑप्शन कंसिडर करें हम लोग, एक मिनट, हाँ, मान लो जैसे पहला ऑप्शन वाला पार्ट कंसिडर करना शुरू करें हम लोग, तो पहले ऑप्शन वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 कार्बन दे रखा, दोनों सेम टाइप का कार्बन है। अगर दोनों सेम टाइप का कार्बन है तो इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे ब्रोमीन चला जाएगा। तो यहाँ तो एक ही मोनोब्रोमो प्रोडक्ट है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो इस केस में ये जो दोनों कार्बन है जिसको रेड से मार्क किया, क्योंकि 20 से डिवीजन करने पे 2 इक्वल ग्रुप मिल रहा है, इक्वल सिमेट्रिकल ग्रुप मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है वही एग्जैक्टली राइट साइड में है। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जो दोनों रेड कार्बन है दोनों सेम होगा, उसके अलावा जिसको क्रॉस से मार्क किया ये दोनों आपस में सेम होगा, और तीसरा एक को सर्कल कर देते हैं। तो यहाँ टोटल 3 कार्बन पॉसिबल है डिफरेंट टाइप के, तो 3 जगह पे ब्रोमीन ग्रुप लगा सकते हैं। तो 3 मोनोब्रोमो प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट में अगर जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट में ये दोनों कार्बन सेम है और बीच का कार्बन अलग है, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन लग गया, दूसरा यहाँ एक ब्रोमीन लग गया, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन वाले पार्ट में ये दोनों कार्बन सेम है, एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप सेम होगा, फिर उसके अलावा यहाँ एक कार्बन हो गया, दूसरा एक ये कार्बन हो गया, तीसरा एक ये कार्बन, मतलब टोटल 4 डिफरेंट कार्बन है, तो यहाँ 4 मोनोब्रोमो प्रोडक्ट निकल के आ सकते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। और कोई डाउट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको ऑप्शंस के हिसाब से बहुत सारे जजमेंट लेने पड़ेंगे। अगर सोचेंगे हम क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली सॉल्व करें तो कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जैसे है तो ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर एसिड और एक पार्टिकुलर बेस कराता है, वो जनरलाइज रिएक्शन है, कहीं भी पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स निकालने की बात होगी तो डेफिनेटली मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, तो 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 23। एक मिनट, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 23। ये चीज मालूम नहीं पड़ा तुम लोगों को? तो सर ये क्या आर एस के रिलेटेड बोल रहे हैं? क्या है? आर और एस कन्फिगरेशन से बोल रहे हैं क्या, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज? कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 2 का? 23। 23 में कम तो कुछ और दिख रहा है हमको, तो ये आर और एस कहाँ आ गया इसमें? एंटी नॉक। सर एंटी नॉक होता क्या है? जब हम लोग पेट्रोलियम वाले पार्ट को यूज करते हैं, पेट्रोलियम वाले पार्ट को यूज करने का मतलब जैसे पुराने जमाने का स्कूटर यूज किया है कभी? हाँ सर देखें। क्या होता है उसमें? क्या होता है मतलब उसमें जो पेट्रोल हम लोग डालते हैं वो क्या होता है? उतना तो आइडिया नहीं है सर क्या होता है। यार मतलब जैसे एग्जैक्टली अभी के लिए ऐसा समझ लो कि जब हम लोग एंटी नॉक कंपाउंड की बात करते हैं तो कोई एक ऐसा मिक्सचर टाइप का चीज है जिसको हम लोग फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अब किस सेंस में यूज करते हैं एग्जैक्टली तो हमको ध्यान नहीं है, बट फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं बेसिकली, ये हम लोग का पॉइंट होता है। उस चीज को एंटी नॉक कंपाउंड बोलते हैं। जो TeL वाला पार्ट है यही शायद एंटी नॉक कंपाउंड होता है, नाम टेट्राइथाइल एल से कुछ नाम होता है। ये तुम लोग को बोला था एनसीईआरटी में ढूंढ करके आने के लिए, एक बार ढूंढना, नहीं तो हम बता देंगे एनसीईआरटी में कौन से पेज में दे रखा है। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट लिविंग ग्रुप, किसका डाउट है? सर मेरा। आप तो क्वेश्चन नंबर 5,
आशुतोष ये बताओ कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग? तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम रहता है उसका लिविंग ग्रुप ज्यादा रहता है। तो इन चारों में सबसे लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए? कैसे कंपेयर करेंगे? क्या? -m वाला पार्ट है यहाँ पे मान लो -i है, यहाँ बेंजीन रिंग सब जगह कॉमन है तो कोई इफेक्ट नहीं है, और CH3 वाला पार्ट हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा। तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी -m बढ़ाएगा, और नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी -i भी बढ़ाएगा। नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन या +i इफेक्ट वाला पार्ट अगर लेके चले तो ये चीज़ घटाएगा, और कोई इफेक्ट नहीं है। तो ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। मतलब डी वाला पार्ट अगर स्टेबिलिटी के टर्म में बात करें हम लोग, तो स्टेबिलिटी वाले पार्ट में डी के रिस्पेक्ट में माइनस इफेक्ट वाले पार्ट उस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेंगे। तो डी से ज़्यादा स्टेबल हम लोग का बी और ए निकल के आएगा, और +i इस नेगेटिव चार्ज को लेस स्टेबल बनाएगा। इसका मतलब हम लोग का सी वाला पार्ट डी से लेस स्टेबल हो गया। ए और बी में कंपैरिजन करेंगे तो -m इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो इसका मतलब -m जितना स्टेबिलिटी बढ़ाएगा उतना नॉर्मल -i नहीं बढ़ा सकता। इसका मतलब है ए वाले पार्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा फिर बी का ऑर्डर होगा। तो जब यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, और जितना वीक बेस उतना बेटर लिविंग ग्रुप। तो वीक बेस ए वाला पार्ट है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट में ए सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा। सवाल में पूछा गया है द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो ए वाला पार्ट सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करने आ रहा तो जो तुम लोग का लेक्चर चल रहा था बेसिक स्ट्रेंथ का, उस लेक्चर वाले पार्ट को देखो, ऑनलाइन में वीडियो होगा, और उस चीज़ को देख के समझने की कोशिश करो। बेसिक स्ट्रेंथ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। और कोई डाउट? कौन सा? एक्सरसाइज 2 का 25। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 में कोई और डाउट है तो पूछ लो पहले। बताओ, एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में, अरे एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में कौन सा डाउट है? 25। क्वेश्चन नंबर 25 तो मना कर दिया था ना, बोले थे इसको मत ट्राई करना, इसमें अल्कोहलिक यूज दे रखा है, इस चीज को छोड़ दे बोल दिए थे हम। और कोई डाउट? नो सर। जल्दी बोलो, एक्सरसाइज 2 में और कोई डाउट? अमृत राज, होमवर्क बनाए हैं? नहीं सर, हमको नहीं पता था कि होमवर्क मेरा क्लास उस दिन आधे में छूट गया था। तो आधे में छूट गया था तो वीडियो देखे थे कि नहीं देखे थे? अपलोड नहीं हुआ है सर वीडियो। वीडियो अपलोड हो गया है जहाँ तक हमको नहीं सर, मालूम हम है। रोज चेकिंग कर रहे हैं सर, नहीं हुआ है। रोज चेकिंग कर रहे हैं मतलब? मैंने कि हम देख रहे थे कि हुआ है कि नहीं हुआ है, हम आपको बोलने ही वाले थे। तो एक आध दिन बाद और बोल देता, आज काहे को बोलने आ गया? हमको लगा सर आप अपलोड कर दीजिएगा। अरे अगर मान लो अपलोड नहीं हो रखा है तो 1-2 दिन बाद बोलेगा ना। तेरा लास्ट वाला लेक्चर तो पहले छूट जाए तब तो उसके बाद वीडियो देखेगा। लास्ट वाले लेक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं पहले छूट जाएंगी, उसके बाद लेक्चर देखेंगे आराम से। इतना हड़बड़ी क्या है? किस चीज का हड़बड़ी है कि नहीं? और जहां तक हमको ध्यान है कि लेक्चर अपलोड हो रखा है, फिर कोई और भी नहीं बोला लेक्चर के लिए अभी तक। वो जो अभी कुछ नया फंक्शन लाया उसके वजह से हो सकता नहीं दिख रहा है क्या सर? नया फंक्शन लाए हैं? एक सेकेंड रुक जा। गजब नालायक लोग है भाई तुम लोग। नहीं सर, नहीं अपलोड हुआ, हम आपको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा लेक्चर है ये? ये 4th या 5th है आज का। लास्ट क्लास वाला 3rd होगा ना? लास्ट क्लास वाला 3rd था, है ना? पक्का? हाँ सर। इधर कुछ दिखाई दे रहा है माउस पॉइंटर की तरफ? सर हमको शो नहीं कर रहा है सर, एक मिनट। अपना जीमेल में चेक करना, मैसेज आया होगा।
तुम स्क्रीनशॉट भी भेजने के एकदम गवाही दे रहा था। हाँ सर, हम भेज सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ सर, हम भेज सकते हैं, अभी नहीं दिख रहा है। पता नहीं भाई, तो नहीं दिख रहा था तो पहले बताने का था ना। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। ऐसे हम समझ लिए सर, चंदन समझा दिया। अच्छी बात है। चलो, इंटरमीडिएट्स आर कार्बन प्लस कार्बन माइनस, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आरडीएस डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद डिस्कस करना था अपने को इलेक्ट्रोफाइल था शायद से ना। चलो ठीक है, हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, इलेक्ट्रोफाइल, लेक्चर नंबर 4। तुम्हारा जो क्लास 11th वाले बच्चे लोग हैं उन लोगों का डीपीपी हम लोग ऑनलाइन ही अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। हम केमिस्ट्री का तो करना शुरू कर दिए हैं, तुम लोग का भी डीपीपी हम ऑनलाइन अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई नोटिफिकेशन आया था क्या रिसेंटली? एक दो कोई नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन किसी को मैसेज में? तो उसमें कुछ नया फीचर ऐड हुआ है हम लोगों का नोटिफाई करने का। जैसे ही जो भी हम लोग पेपर अपलोड करते हैं तो उसका मैसेज तुम लोग को चला जाएगा हम लोग को नोटिफिकेशन देने के बाद। तो डीपीपी जो सॉल्व करना है तुम लोग को, वो डीपीपी तुम्हारे रैंडम टॉपिक से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं केवल अभी करंट वाला पार्ट, ताकि तुम्हारा रिवीजन चलना शुरू हो जाए अभी से ही प्रॉपरली। क्योंकि मेंस का एग्जाम, सॉरी नीट का एग्जाम फाइनल तो हो गया कि होने वाला है, तो एक्सपेक्टेड तो नहीं है। जैसे हम लास्ट ईयर तुम लोग को बोले भी थे कि हो सकता है कि तुम लोग का नीट का एग्जाम जनवरी में हो जाए, क्योंकि एम्स हटा दिया, जिपमर हटा दिया, केवल एक सिंगल एग्जाम है और एक दिन के ऊपर 16 लाख लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये ऐसा नहीं हो सकता है, 2 बार एग्जाम होना मस्ट है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल जनवरी में होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया है। बट अगर इन केस सितंबर में एग्जाम हो जाता है तो हो सकता है तुम लोग एग्जाम जनवरी में ना हो करके एटलीस्ट अप्रैल में और तुरंत मई में दोबारा हो जाए। बट 2 बार एग्जाम होगा ही होगा। बट जो कुछ भी हो, तुम लोग का रिवीजन वाला पार्ट चलना शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री में हम तुम लोग के 11th क्लास के टॉपिक्स, 12th क्लास के टॉपिक, जो भी रैंडम टॉपिक्स हो सकते हैं उन सब क्वेश्चंस को डालना शुरू करेंगे। पर डे तो नहीं, लेकिन हर एक वीक में एटलीस्ट 2 से 3 डीपीपी होगा और उन डीपीपी को तुमको अटेम्प्ट करना ही करना है। और उन डीपीपी को अटेम्प्ट करने के बाद जो कुछ भी डाउट होगा वो सारे के सारे डाउट्स तुम लोगों को पूछते चले जाना है, ताकि हम लोग को भी पास भी एक प्रॉपर हो गया यही चीज़ से डाउट पूछ रहे हैं, हम लोग को भी दिमाग नहीं लगाना पड़े। क्योंकि लोग रैंडम बुक्स फॉलो करते हैं, उसमें किसी भी एक बुक को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। बुकलेट सॉल्व करना तो मस्ट कंडीशन है, बट डीपीपी उधर से सॉल्व करते चले जाना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो, कॉपी में हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफाइल। चलो ध्यान देना इधर। जैसे जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे या आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट का डिस्कशन हुआ होगा। हाँ बोलो। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी में क्या अंतर है सर? न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी में क्या अंतर है? लास्ट क्लास किया था क्या? हाँ सर, किया था सर। पक्का? वो तो न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी सर लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसको कहते हैं? तो ये तो जब बताया ही रहे थे न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट, यहाँ पे कहीं लिखे थे ना ऊपर ये। तो दोनों डिफरेंट चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट चीज है तो अलग अलग कुछ होगा ही। अभी तक तो ये टॉपिक डिस्कस किए भी नहीं है, तो कैसे बता दें हम? बताओ। चलो, तो जैसे हम लोग जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं क्लास 9-10 में, तो वहाँ पे जैसे एसिड के केस में आ रहा था, जो H+ देता है वो एसिड कहलाता है, जो OH- देता है वो बेस कहलाता है। लेकिन 11th क्लास में जाने के बाद डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई हो गया था। जो H+ देता है वो एसिड कहला सकता है एरिनियस एसिड वाले पार्ट में। दूसरा ब्रॉन्स्टेड एसिड वाला कंसेप्ट था, जो H+ डोनेट करता है वही चीज़ रहेगा। और तीसरा एक और पार्ट था लेविस एसिड। इसमें ऐसा बोल रहे थे हम लोग कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को हम लोग नॉर्मली एसिड बोल रहे थे। बट ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एग्जैक्टली उसी टाइप का चीज़ है। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है एक्चुअल में। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो बेसिकली जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोला कर रहे थे, मतलब उसको हम लोग लेविस एसिड बोला कर रहे थे। जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है या वैकेंट d ऑर्बिटल है, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर किसी कार्बन के ऊपर मतलब किसी भी एटम के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे मान लो BH3 है,
तो BS3 में बोरोन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है बेसिकली। तो इस केस में यहाँ वाले पार्ट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसके बाजू में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अगर बोरोन के आजू बाजू 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका बेसिक मतलब ये है कि हम लोगों के ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग वो टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लेविस एसिड कहला जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी लेविस एसिड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल केवल वही होगा जिनका वैकेंट और पी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग कंसिडरेशन सेम टाइप का ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। बट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के टाइम पे वैकेंट पी ऑर्बिटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल तो चलो ठीक है, सही कंडीशन है। लेकिन अगर हम लोगों का कोई एक एटम दे रखा, उसके ऊपर कोई एक बहुत ही पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वीक बॉन्ड भी होना चाहिए, तो इस तरह का अगर पोलर और वीक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि ये पार्ट भी हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि जब हम लोग एसिड की बात करते हैं तो एसिड में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहानी खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसके बाद। लेकिन जब हम लोग इस इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट में जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है। अगर 4 बॉन्ड बना रखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के टाइम पे वहां से किसी और पार्ट को हटाएगा भी हटाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर 4 बॉन्ड्स हैं मतलब ऑलरेडी उस पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाना भी होता है। तो हम लोग इसी डेफिनेशन को, लेविस एसिड वाले डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं बेसिकली, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। मतलब चेंज का भी मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बस ये बोल सकते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज। और वैकेंट पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल सब चलेगा इसमें। दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उन सबको हम लोग आराम से ये क्या बोलते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। उस केस में वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, सब चलेगा। अगर बॉन्ड पोलर हो जो ब्रेक हो सकता है, सब चलेगा, आराम से ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और जैसे एक छोटा सा पॉइंट होता है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है बेसिकली, जैसे इलेक्ट्रोफाइल का बेसिक मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसके सामने हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, उसके सामने में अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सिंपल सा फिजिक्स का रूल है इलेक्ट्रोस्टैट का, कि अगर हम लोग के इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के सामने कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट आ गया तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब है, ऐसा बोल सकते हैं उल्टे कंक्लूजन में, कि ये पार्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जब भी कभी हम लोग का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बढ़ता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला स्पीसीज है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस केस में हम लोग के जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो हाई होगी। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाला पार्ट उतना ही हाई होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम लोग बोल रहे थे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो उस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिसिटी वर्ड यूज़ नहीं करते। उसको यूज़ नहीं करने का एक रीज़न ये है कि अलग अलग जगह पे ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कंपेयर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हर जगह। एक सिंपल सा फंडा ये है, ये पार्ट, जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्टिंग कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उतना ही ज़्यादा होता है। इन जनरल ये बोलने का तरीका होता है, बट अदरवाइज हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जैसा चीज़ कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल और वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा ध्यान रखना, जिसमें एक छोटा सा पॉइंट होगा जिसको अभी शुरू करेंगे हम, और अभी से लेके आगे तक हम 10 बार रिपीट करेंगे कम से कम। मतलब अभी से लेके कार्बोनिल कंपाउंड तक एटलीस्ट 10 बार वो पॉइंट रिपीट होगा, तुम लोग को भी वो चीज़ याद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसमें जैसे सबसे पहला पार्ट है, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मेंशन कर सकते हैं, नोट करते जाओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ऊपर वाला सब नोट नहीं करेंगे सर? ना ऊपर सब नोट नहीं करना है, ये तो नोट कर लिया ना ये पॉइंट, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट में हम लोग वैसे स्पीसीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एग्जैक्टली एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे मान लो कि अगर हम लोग जब यहाँ पे आएंगे बेंजीन के ऊपर रिएक्शन में आएंगे, तो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन वाले पार्ट में NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल रहता है वहाँ पे। जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं बेंजीन में तो NO2 प्लस वाला पार्ट रहता है। उसके अलावा वहीं पे SO3H प्लस वाला पार्ट रहेगा। उसके अलावा वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाला पार्ट एक रहता है, इस टाइप का स्पीसीज ले सकते हैं, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं बट ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग ऐसा एक स्पीसीज मेंशन कर सकते हैं, SO3H प्लस। उसके अलावा हेलोजिनेशन के टाइम पे हम लोग हेलोजन प्लस बना सकते हैं आराम से। तो जब भी कभी किसी स्पीसीज वाले पार्ट में एक पॉजिटिव चार्ज रहा तो इन जनरल नॉन मेटेलिक पार्ट है और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत अनस्टेबल चीज़ है। तो इस तरह के स्पीसीज हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगी ही आएंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट अपना मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल। अगर मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो जो अपना लेविस एसिड होता है वही सब एग्जांपल से पुटअप होता है। जैसे मान लो कि हम लोग BH3 की बात करते हैं, या फिर AlCl3 की बात करते हैं, ZnCl2 की बात करते हैं, FeCl3, जितने भी अपने लेविस एसिड्स हैं उन सब लेविस एसिड्स को हम लोग मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आराम से पुटअप कर सकते हैं। ये हम लोग के मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल सा कैटेगरी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, नोट करते जाओ। वीक इलेक्ट्रोफाइल में दो तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे एक तो वीक इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट में अल्काइल हैलाइड होता है, ये तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा डिस्कशन का जो हम लोग को कंसिडर करना है, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में हम लोग कार्बन के साथ हैलोजन का बॉन्ड रखे हुए हैं जो कि काफ़ी पोलर बॉन्ड होता है। और अगर पोलर बॉन्ड है तो पोलर बॉन्ड होने का सिंपल सा मतलब ये होगा कि हम लोगों का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि फिजिक्स में डाइपोल पढ़ चुका है तुम लोग, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड पोलर है मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में पोलर बॉन्ड है पहला चीज़, और दूसरा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, बॉन्ड भी वीक होता है। तो इसलिए आराम से हम लोग का एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे ये पार्ट बिहेव कर सकता है। बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे एडअप होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड वाला पार्ट हटेगा, जैसे रेजोनेंस में करते थे हम लोग। अगर रेजोनेंस याद हो तुम लोगों को तो इस केस में जैसे ये स्ट्रक्चर है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कार्बन के ऊपर कोऑर्डिनेट कराए, तो जैसे ही लोन पेयर कोऑर्डिनेट हुआ तो उस केस में पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आगे ले जाते थे। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज और उसके अलावा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करते टाइम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट जब हो रहा था तो यहाँ पे RX बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके रिमूव करेंगे। तो इस केस में R के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ से भी आया वो चीज़ आ जाएगा और उसके अलावा X माइनस अलग से हट जाएगा। खैर उस चीज़ में हम लोग आएंगे डिस्कशन में आगे। अभी के लिए ये चीज़ कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन वाला पार्ट एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा होगा, इस एक चीज़ का ध्यान रखना। वीक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में इस चीज़ को पुटअप कर सकते हैं हम लोग आराम से। एक तो खैर ये तो याद रहेगा सबको कि हम लोग का अगर अल्काइल लाइड वाला पार्ट है तो आराम से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करा रहे हैं। बट दूसरा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, जब भी कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, जैसे मान लो ऐसा मान के चले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B,
मान लो ये पॉइंट लेके चलते हैं। तो जब भी कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, मतलब ये बी एटम वाला पार्ट अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए से अटैच्ड है और वो भी पाई बॉन्ड से, तब उस केस में इस बी एटम को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोला करेंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखते हुए काम करना है तुम लोगों को। जब भी कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, अब वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिक्कत नहीं है, पाई बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तब उस केस में उस एटम को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आराम से बोल सकते हैं। जैसे मान लो CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में कार्बन वाला पार्ट दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रखा है, तो इस केस में कार्बन एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये कार्बन वाले पार्ट को हम लोग आराम से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं। मान लो हम लोग SO2 की बात करते हैं, तो SO2 वाला पार्ट या SO3 ले लेते, ज़्यादा CO2 SO2 तो एक जैसा हो गया। SO3 की अगर बात करते हैं, तो SO3 वाले पार्ट में सल्फर एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, इसका मतलब आराम से यहाँ वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एक चीज़ को नोट कर लेना, हिंदी में नोट कर लेना, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो कॉपी में अपने। नोट करते जाओ पॉइंट। जब भी कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, चलो अटैच्ड इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, अटैच्ड है, तो वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। और ये दोनों एग्जांपल नोट डाउन कर लेना, CO2 SO2 इस तरह के एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल से कॉमन से एग्जांपल्स हैं, नोट करो। और नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग आराम से आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट में एक्चुअल में जब हम लोग हर एक टॉपिक में जाएंगे तो हर एक टॉपिक में जो रिएक्टिविटी कंपेयर होता है वो बेसिकली कार्बन कंपाउंड की ही रिएक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जो उसके इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी जैसा कोई चीज़ हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है जो अपने को ध्यान रखना होता है, सॉल्वेंट, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सॉल्वेंट में तुमको नाम याद रखना पड़ेगा, मतलब जो सॉल्वेंट के नाम हम मेंशन करेंगे उन नाम सबको थोड़ा तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और सवाल अगर तुम्हारे केस में पूछता है तो सीधा वो सॉल्वेंट कौन से टाइप का है इस फॉर्मेट में पूछेगा। और हम लोग को सॉल्वेंट का इफेक्ट कंसिडर करना होता है कहीं कहीं पे, रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में उन सब चीज़ों को याद करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग सॉल्वेंट के हिसाब से बात करें तो सॉल्वेंट वाले पार्ट में हम लोग का दो तरह का सॉल्वेंट होता है जो अपने को कंसिडर करना होता है, जिसमें एक पार्ट को हम लोग पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे और दूसरे पार्ट को हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। ये तो खैर बचपन से सुनते आ रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये बेसिक पार्ट हमको लगता है मालूम भी होना चाहिए, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, सबसे पहला कंसिडरेशन। बट एक्चुअल में जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसका डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट म्यू 0 के बराबर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे बेंजीन हो गया,
तो बेंजीन वाला पार्ट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आराम से डाइपोल मोमेंट 0 होगा। या फिर CCl4 हो गया, या फिर हेक्सेन वाला पार्ट लेकर के चल सकते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन लेके चल सकते हैं, या फिर नॉर्मल हेक्सेन लेके चल सकते हैं। इस तरीके के पार्ट हम लोग आराम से एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो हम लोग इस तरीके का साइक्लिक डाई ईथर बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे नाम में यहाँ पे वर्ड क्राउन ईथर भी वर्ड मेंशन किया जाता है, बट क्राउन ईथर ज़्यादा प्रिसाइजली इसके लिए मेंशन किया जाता है। देख के मालूम पड़ जाएगा कि क्राउन ईथर क्यों बोलते हैं इसको। इस चीज़ को क्राउन ईथर बोला जाता है। तो इस तरह के जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट 0 के बराबर हो जाना चाहिए, वहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं नॉन पोलर। बेंजीन बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ईथर वाले पार्ट में साइक्लिक डाई ईथर वाले टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग आराम से नॉन पोलर में पुटअप कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, इस क्लासिफिकेशन को नोट डाउन कर लो। सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन पोलर, नॉन पोलर। और नॉन पोलर वाले पार्ट में उनकी एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेना। ऊपर कीजिए सर। दोनों को क्राउन ईथर बोलेंगे सर। चलेगा, दोनों को बोल सकते हैं। ज़्यादा प्रिसाइजली नीचे वाले को ही बोला जाता है, बट चलेगा। बट ये तो केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसको एक्चुअल में हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है। हम लोग का मेन जो कंसिडरेशन है, जो अपने को यूज़ करना है, वो पोलर सॉल्वेंट होगा। और पोलर सॉल्वेंट में अपने पास दो तरह का पार्ट रहेगा, जिसमें से एक पार्ट को हम लोग पोलर सॉल्वेंट, एक तो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो अपने को कंसिडर करना है, पोलर प्रोटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पूरा ही नाम लिख देते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग आराम से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे पोलर सॉल्वेंट तो है, बट प्रोटिक का मतलब क्या है? तो प्रोटिक का मतलब ध्यान रखना थोड़ा, कैन गिव H+, जो बेसिकली H+ दे सकता है। जैसे हम लोग प्रोटॉन वर्ड यूज़ करते थे एसिड में, जो H+ दे सकता है तो वहाँ प्रोटॉन वर्ड यूज़ किया करते थे। तो जो H+ दे सकता है और कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो H+ नहीं भी दे सकता तो एटलीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट नॉर्मली कर सकता है, उस चीज़ को हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो पोलर ए प्रोटिक का क्या मतलब समझ में आ रहा है? तो H+ जो दे सकता है प्रोटिक है, तो ए प्रोटिक का मतलब जो H+ नहीं दे सकता या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। इस एक बेसिक डिफरेंस को थोड़ा मालूम करके रखना, जिसमें हम लोग आराम से एग्जाम्पल में वाटर ले सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, अल्कोहल ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट एज अ सॉल्वेंट ले सकते हैं, अमोनिया वाला पार्ट लेकर के चल सकते हैं हम लोग, अमाइन सॉल्वेंट के जैसा लेके चल सकते हैं। इस तरीके के जितने भी सॉल्वेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं या फिर H+ दे सकता है, उन सबको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आराम से बोलते हुए चलेंगे। नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल, फिर एप्रोटिक का एग्जाम्पल मेंशन करते हैं। और इसके बाद जब हम लोग पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट वाले पार्ट में हम लोग छोटा सा कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि जो H+ तो नहीं दे सकता, बट इन जनरल इसमें नाम बड़े यूनिक यूनिक होते हैं। जैसे एक तो है डाईमिथाइल फॉर्माइड, या सॉरी फॉर्मामाइड। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड वाला पार्ट यहाँ से आता है कि हम लोग के जो अमाइड वाला स्ट्रक्चर है उसमें ये पार्ट केवल एक ही कार्बन होगा। जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड वाले पार्ट का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला यहाँ पे केवल H हो जाता है।
तो जब फॉर्मामाइड बोलेंगे तब यहाँ वाले पार्ट में NH2 होना चाहिए, लेकिन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड बोला तो फॉर्मामाइड में इस यूनिट को तो चेंज नहीं कर सकते, तो फिर डाई मिथाइल का क्या मतलब है? तो जो हाइड्रोजन है बेसिकली इसके जगह पे जो 2 CH3 चला जाएगा। तो इस केस में जो हम लोगों का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता, H+ के जैसा भी नहीं हटा सकते, इस चीज़ को हम लोग DMF बोलते हैं। पूरा नाम डाई मिथाइल फॉर्मामाइड आराम से यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलर टाइप से दूसरा एग्जांपल, पहले इस चीज़ को नोट करो, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, साइड में नाम नोट कर लेना, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। दूसरा पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है, डाईमिथाइल एसिटामाइड, DMA, और नोमेनक्लेचर में इस बार फॉर्मामाइड की जगह पे एसिटा वर्ड आ गया, तो जैसे एसिटिक एसिड है तो ऐसा वर्ड आता है कुछ यहाँ पे। और डाईमिथाइल एसिटामाइड वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे आराम से नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन चेन अटैच करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इस चीज को हम लोग डाईमिथाइल एसिटामाइड आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो थर्ड स्ट्रक्चर वाले पार्ट में डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल एसिटामाइड, और इसके अलावा हम लोग DMSO वर्ड यूज कर सकते हैं, डाईमिथाइल, ये सब नाम थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब NCERT में दे रखा है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके अलावा हम लोग 2 CH3 ग्रुप डाल देते हैं। तुम लोग को याद होगा जब हम लोग ओजोनलिसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे DMS वर्ड यूज करते थे, डाईमिथाइल सल्फाइड। तो उसी में अगर हम लोग एक ओजोनलिसिस के टाइम पे जो ऑक्सीडेशन रोकने का प्रोसेस है वो इसीलिए रुकता है क्योंकि डाईमिथाइल सल्फाइड वाला जो पार्ट है उसमें एक ऑक्सीजन वाला पार्ट ऐड हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करा सकता था वो DMS वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए ध्यान रखना इस चीज़ का, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। और इन जनरल जैसे ये 3 नाम तो अपने को यूज करना है, बट इन जनरल ध्यान रखना अगर इस तरह का कोई भी नाम देता है जहाँ पे कैपिटल लेटर में रैंडमली कुछ भी नाम दे रखा हो, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे DMF है, DMA है, DMSO है, कोई नाम नहीं मालूम पड़ रहा है, इसके अलावा एक HMPA होता है, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, तो इस तरह का कैपिटल लेटर में कोई भी अगर रैंडम लेटर दे रखा होगा तो उस केस में आराम से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वाला पार्ट कंसिडर कर लेना। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट इन जनरल अपने सिलेबस में जितनी चीजें दे रखी है वहां से ऐसा आराम से कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं, पहला चीज। उसके अलावा जैसे ईथर वाला पार्ट है, तो ईथर वाले पार्ट को हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि पोलर तो है और कहीं से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, H+ नहीं दे सकता, तो ईथर। और इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड पार्ट याद रखना है अपने को, एसीटोन। एसीटोन वाले पार्ट का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों तरफ CH3। इस चीज को हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल आराम से कंसिडर करेंगे। ये सब नाम ध्यान रखने हैं बेसिकली तुमको। आगे कहीं कहीं पे जैसे कोई रिएक्शन वगैरह सब होता है, जैसे मान लो वुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं, तो वुर्ज रिएक्शन में जब हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं तो वहाँ पे रोल पूछा जाता है कि ड्राई ईथर का यूज क्या है, इस सॉल्वेंट का रोल क्या है यहाँ पे। तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्वेंट किस नेचर का है, तो उससे उस सॉल्वेंट का किस टाइप का बिहेवियर आएगा उस रिएक्शन के मिक्सचर में, उस रोल को हम लोग आराम से रीड कर पाएंगे। इसलिए रिएक्शंस में सॉल्वेंट के नाम तुमको याद रखने चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं हो याद होना चाहिए, और हम किसी से क्लास में पूछ भी सकते हैं। तो ये अपने सॉल्वेंट वाले पार्ट थे जिन सब का नाम ध्यान रखना। सबसे पहला क्लासिफिकेशन पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर तो ठीक है अलग हो गया, बट पोलर में 2 तरह का क्लासिफिकेशन, पोलर प्रोटिक और दूसरा पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक वाले पार्ट में कुछ क्लासिफिकेशन है, एप्रोटिक वाले पार्ट में कुछ अलग क्लासिफिकेशन है। इस टाइप की चीजें हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को। और इन सब टॉपिक्स के बाद फिर हम लोगों का लास्ट पार्ट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले पार्ट में सबसे पहला जो अपना डिस्कशन होगा वो इसी चीज़ का होगा कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। तो जैसे सबसे पहला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होता है इस चीज़ की बात करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोफाइल का हम लोग मतलब बोल के चल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का उल्टा न्यूक्लियोफाइल समझ में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता था उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे थे,
तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उस चीज़ को हम लोग आराम से न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये नोट करना, these can donate a pair of electrons. These can donate a pair of electrons और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे एक छोटा सा डिफरेंस है बेसिकली, यही एक छोटा सा एक डिफरेंस है जो बाउंड्री भी बोल सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल और बेस के केस में। जैसे आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा, और हम लोग पहले लिखे भी थे ऐसा रिएक्शन, आर के साथ बी आर वाला पार्ट था, इसका रिएक्शन जब हम लोग ओ एच माइनस के साथ कराए तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर के साथ ओ एच का फॉर्मेशन हुआ और बी आर माइनस अलग हट गया। और ऐसा बोला था कि कार्बन चेन में जो भी स्पीसीज डिसोसिएट होकर के हट गया उस चीज़ को हम लोग आराम से लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो कार्बन चेन वाले पार्ट में हम लोग का ब्रोमीन माइनस आराम से डिसोसिएट होकर के हट गया, तो इस चीज़ को हम लोग आराम से लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। ये बोलने का एक लैंग्वेज हो सकता है कि कार्बन चेन में जो स्पीसीज रिमूव हो गया दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। लेकिन पॉइंट ये है कि बी आर माइनस को रिप्लेस कौन किया, तो ये जो ओ एच माइनस है ये इस बी आर माइनस की जगह पे आराम से रिप्लेस हो चुका है। तो इस केस में जो ओ एच माइनस है वो बी आर माइनस को जब रिप्लेस कर रहा तो अपने इस नेगेटिव चार्ज के अंदर अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट कर रहा है बेसिकली। तो जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा उस चीज़ को हम लोग आराम से न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। बट बचपन से तो ये सुनते आ रहे हैं हम लोग कि ओ एच माइनस बेस होता है, बेसिकली ओ एच माइनस वाला पार्ट अगर एच प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो इसका मतलब यहाँ से H2O बनाएगा। तो ओ एच माइनस अगर एच प्लस के साथ कंबाइन किया तो इसको बेस बोल करके चल रहे हैं हम लोग। तो कभी इसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, कभी इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस एक्चुअल में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। एच प्लस के साथ अगर कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोग टर्म बेस यूज़ करेंगे, बट अगर किसी H प्लस के अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ कॉम्बिनेशन होगा तब वहाँ पे हम लोग टर्म न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया करेंगे, वहाँ पे हम लोग बेस वर्ड यूज़ नहीं किया करेंगे। इस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। उसमें एक और भी चीज़ है, जैसे H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो केवल एक प्रोटॉन बचेगा, मतलब बेसिकली न्यूक्लियस के बराबर का कुछ स्पीसीज है, क्योंकि जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता, लेकिन जब ये हट गया यहाँ से तो केवल एक प्रोटॉन वाला पार्ट बेसिकली एक न्यूक्लियस बच रहा है, और न्यूक्लियस का साइज बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर केवल न्यूक्लियस बचा तो किसी भी नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज की तरफ ये न्यूक्लियस आराम से जाना चाहेगा। जैसे मान लो ओ एच माइनस है, तो ये ओ एच माइनस इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा एटम है, बहुत ही बड़ा साइज है। तो इस केस में ये नेगेटिव चार्ज की तरफ ये प्रोटॉन खुद से ही मूव करना चाहेगा। जब खुद से मूव करना चाहेगा तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत ही इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा भी होगा इस चीज़ को कि एसिड बेस रिएक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। लेकिन जब इस प्रोटॉन के जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है तो सामने जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाएगा भी तो उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो पाता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोफाइल का साइज भी बड़ा है, न्यूक्लियोफाइल का साइज भी बड़ा है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों मूव करेगा? तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये अप्रोच अलग है। ऊपर में केवल प्रोटॉन मूव किया था, ये अप्रोच थोड़ा अलग है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट में और अपने बेस वाले पार्ट में, कि जब ओ एच माइनस एच प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो उसी को हम लोग बेस बोल रहे हैं। बस सेम है, सेम ही चीज़ है, बट फंक्शन थोड़ा अलग है, कंसिडरेशन थोड़ा अलग है। अगर ओ एच माइनस एच प्लस के साथ कंबाइन किया तो उसी चीज़ को हम लोग बेस बोल रहे हैं, बट अगर ओ एच माइनस हम लोग किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसी चीज़ को फिर हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ में सबसे पहला डिफिनेशन, दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मालूम होना चाहिए। बट इसके नीचे नोट लिख करके एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लो, व्हेन अ डोनर एटम, बस ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, व्हेन अ डोनर एटम combines with a या combines with H plus, then it is called as base.
then it is called as base. But when it combines with an electrophile, then it is called as nucleophile. Then it is called as nucleophile. सेम स्पीसीज है लेकिन बस फंक्शन थोड़ा अलग अलग हो गया. अगर H प्लस के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तब उस केस में हम लोग उसको बेस बोल रहे हैं. अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तब उस केस में हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं. और इसी के वजह से हम लोग का डिफरेंस क्रिएट होता है बेसिकली कि H प्लस वाले केस में H प्लस अप्रोच कर रहा है जो कि इंस्टेंटेनियस अप्रोच है, बट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाले केस में दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. तो अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो रेट ऑफ अप्रोच काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं. और अगर रेट ऑफ अप्रोच डिक्रीज कर गया तो उसी रेट ऑफ अप्रोच को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी के टर्म में मेजर करते हैं. मतलब न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है, रिएक्शन करने का जो रेट है, उस रेट का जो मेजरमेंट है वो हम लोग उसी चीज़ को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है, कितना जल्दी रिएक्ट कर सकता है. स्ट्रांग मतलब जल्दी रिएक्ट करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है. तो वो जो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है उसी चीज़ को हम लोग इन जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं. और यही डिफरेंस है अपने लिविंग ग्रुप एबिलिटी में. लिविंग ग्रुप एबिलिटी में कंपाउंड से ग्रुप हट रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में कंपाउंड की तरफ ग्रुप आ रहा है. तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके हट रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है. ये दोनों में डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले पार्ट में और लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट में. पॉइंट ये होता है कि हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा. तो यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ. और यहीं पे मेंशन कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसमें सबसे पहला ही पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, ये थोड़ा ध्यान रखने लायक पॉइंट होता है. जनरली stronger bases are better nucleophile, but due to solvents this behavior can change. Generally stronger bases are better nucleophile, but due to solvents this behavior can change. इन जनरल बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्गर बेसिस बेटर न्यूक्लियोफाइल है. लेकिन अगर हम लोग का सॉल्वेंट वाला पार्ट अलग अलग दे रखा होगा तो सॉल्वेंट के प्रेजेंस की वजह से जो ये बिहेवियर है स्ट्रॉन्गर बेसिस और बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये पार्ट थोड़ा बहुत चेंजेस में जा सकता है, जिसमें से हम लोग 4 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करेंगे. 4 में नहीं 5 पार्ट में कर सकते हैं. पहला पार्ट ये कि अगर डोनर एटम सेम हुआ तब क्या करेंगे, एक ये केस होता है. दूसरा, अगर पोलर प्रोटिक मीडियम हुआ तो क्या कंडीशन है, अगर पोलर ए प्रोटिक मीडियम है तो क्या कंडीशन है, अगर नॉन पोलर मीडियम है तो क्या कंडीशन है. इन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहला पार्ट मेंशन कर लेना. और ये बड़ा ही सिंपल सा रूल है और इसके ऊपर ही नॉर्मली सवाल पूछा जाता है इन जनरल. इफ डोनर एटम्स आर सेम, इफ डोनर एटम्स आर सेम, जैसे OH माइनस और RO माइनस, तो OH माइनस में ऑक्सीजन डोनर एटम है, RO माइनस में भी ऑक्सीजन डोनर एटम है. तो डोनर एटम अगर सेम हुआ देन stronger bases are better nucleophile irrespective of the solvent. Irrespective of the solvent. सॉल्वेंट कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं होगा.
अगर हम लोगों का ये क्या बोलते हैं डोनर एटम सेम है तो उसके इसमें सीधा बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जनरल रूल जो चल रहा था उसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और इन सब स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान रख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। समझने का भी तरीका है लेकिन वो समझने का पार्ट तुम्हारे काम का नहीं होता है, तुम लोग को ये सीधा स्टेटमेंट्स ध्यान रखना है, इसका एप्लीकेशन ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, इन पोलर प्रोटिक मीडियम larger bases are better nucleophile. Larger bases are better nucleophile. अगर हम लोग का मीडियम वाला पार्ट पोलर प्रोटिक देगा तो उस केस में लार्जर बेसिस वाले पार्ट को हम लोग बेटर न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करेंगे। सारे एग्जांपल्स को एक-एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तीसरा पार्ट, इन पोलर एप्रोटिक मीडियम वापस से सेम कंसिडरेशन, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद फोर्थ पार्ट, और ये पार्ट तो अपने काम का बिल्कुल नहीं होता है, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वापस से लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल का सेंस क्या है, उस चीज को सॉल्वेशन इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट में, बट समझने का, हाँ बोलो। उसमें लार्जर बोल रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्गर बोल रहे हैं, क्यों? मेरा मन किया, अभी वही चीज तो बोल रहे थे हम कि लार्जर बेसिस बोलने का सेंस इस सेंस में होता है कि लार्जर बेसिस इन जनरल वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है इन जनरल, लेकिन हम लोग एक छोटा सा इफेक्ट कंसिडर करते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट वाला पार्ट। उस सॉल्वेशन इफेक्ट का एप्लीकेशन आता है जब हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलते हैं, तो उस एप्लीकेशन वाले पार्ट का तुम लोगों को डिस्कशन नहीं करना है, तो इसीलिए हम उसको सिंपल लैंग्वेज में, मतलब जितने क्वेश्चंस अपने सिलेबस के अंदर है उन क्वेश्चंस के हिसाब से अगर डिस्कशन करें तो इन जनरल लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम करो, ब्रैकेट में लिख लो, वीकर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। वीकर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल इन जनरल ये होता है, हमेशा नहीं है बट इन जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट को, जब सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो फैक्टर है वो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो कि फाजांस रूल का एप्लीकेशन है बेसिकली, वहाँ से इस चीज़ को रिलेट किया जाता है। इस चीज़ से भी मतलब हम लोग को नहीं होता। जैसे मान लो कि मीडियम में OH माइनस डालना है न्यूक्लियोफाइल, तो OH माइनस कैसे डाल सकते हैं, तो OH माइनस NaOH के फॉर्मेट में डाला जाता है। जैसे ही NaOH डालेंगे तो यहाँ से Na प्लस अलग हट गया और OH माइनस अलग हट गया। मान लो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल चाहिए हम लोगों को, तो इस केस में आराम से NaCl लेके चल सकते हैं। Na प्लस अलग हट गया और उसके अलावा Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल मीडियम में मिल गया। तो जब भी कभी हम लोग को न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग एक सॉल्ट यूज करते हैं। एक सॉल्ट को डालते ही वहां से सॉल्ट का मेटेलिक पार्ट अलग हट गया और नॉन मेटेलिक पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। तो जब हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो जैसे एक चीज सोच सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग का नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होता है, तो अगर हम लोग NaCl डाले तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व ही नहीं करेगा। तो जब डिजोल्व ही नहीं करेगा तो Cl माइनस कहाँ से मिलेगा,
और जब Cl माइनस नहीं मिलेगा तो रिएक्शन कैसे हो पाएगा? तो हम लोगों का जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो पहले डिसॉल्व करता है, फिर वहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिलता है, फिर उसके बाद रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सकते हैं हम लोग आराम से। तो हम लोगों का जो भी सॉल्ट दिया वो उसका सॉल्युबिलिटी मैटर करता है, और सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि फाजान्स रूल वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट वाले पार्ट को हम लोग फाजान्स रूल से रिलेट कर सकते हैं, बट वो रिलेशन तुम लोग को ध्यान नहीं रखना है, बस ये फैक्ट याद रखना है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सा कंसिडरेशन है। और इसके बाद अपना जो सबसे लास्ट कंसिडरेशन है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो चौथा और पांचवा कंसिडरेशन है उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता, बट फिर भी ये पॉइंट ध्यान रखना है। इन गैसियस मीडियम, अभी तक तो हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, बट अगर गैसियस मीडियम होगा तो क्या? तो इन गैसियस मीडियम वापस से सेम फंडा अपना, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, वापस से इसी फंडे में चले जाएंगे हम लोग। स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, नोट कर लो। और इन सब को नोट करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन भी करना है। इफ नो मीडियम इज प्रोवाइडेड, हो सकता है सवाल में कोई मीडियम ना दे रखा हो, तब उस केस में हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करेंगे। किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, कुछ मालूम है? वाटर को। वाटर को। तो इस केस में इफ नो मीडियम इज प्रोवाइडेड देन कंसिडर वाटर एज अ सॉल्वेंट। और वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट? अगर पोलर है तो कौन सा क्लासिफिकेशन है? बताओ भाई कोई, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटेक्ट। एक तो पोलर है और दूसरा प्रोटिक भी है। तो पोलर प्रोटिक के हिसाब से हम लोग कंसिडरेशन लेके चलेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पोलर प्रोटिक में लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, या इन जनरल वीकर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल बोला जा सकता है। तो जब कुछ नहीं देगा तो वाटर लेके चलना है, और वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसका स्टेटमेंट आराम से यूज कर सकते हैं हम लोग, नोट कर लो। और नोट करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। चलो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिटी, कैसे कंपेयर करना है उस चीज़ पे आ रहे हैं। जैसे मान लो पहले ये सवाल दे रखा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, और सवाल में मेंशन किया है हम लोग के पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसको PP से डिनोट कर देंगे हम लोग, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहला चीज़ अपने कॉपी में स्टेटमेंट देखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है। तो इन जनरल वहाँ पे मेंशन किया था लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तब उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केसेस में हम लोग का I माइनस का साइज सबसे बड़ा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हम लोग का I माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद Br माइनस का नंबर आएगा, फिर Cl माइनस का नंबर, और सबसे लास्ट में हम लोग आराम से F माइनस का नंबर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये सबसे पहला कंसिडरेशन है जो हम लोग को लेते हुए चलना है। क्वेश्चन सिंपल से होंगे, क्वेश्चन बड़ा ही एलिमेंट्री तरीके का रहेगा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट पे ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में कोई मीडियम नहीं दे रखा, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है वो तीनों में डोनर एटम है। तो अगर डोनर एटम सेम है तो मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा बेसिक स्ट्रेंथ पे जाना है। तो मृणाल, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ सेकंड वाले केस में। बोलो भाई। बोला रुपये सर।
सर पहला वाला RO नेगेटिव, O माइनस, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा? RO माइनस। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद 3, उसके बाद? 2। पक्का? हाँ कैसे कंपेयर किया? सर CH3 से R कोई भी मतलब एल्काइल ग्रुप होगा तो वो तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है। और OH माइनस सर माइनस I इफेक्ट शो करता है, प्लस माइनस M इफेक्ट भी शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा वो। क्या क्या बोल दिया अभी? इसमें केवल OH माइनस है तो किससे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा? अकेला ग्रुप पे पुल कर लेगा? सर O किस में? थर्ड वाले में बोल रहा है, सेकंड वाले में बोल रहा है? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में जो OH है वो तो सिंगल यूनिट है बेसिकली। नहीं सर, वो तो सर माइनस M शो करता है ना। अरे तो माइनस एम तो सब शो का। तू, तेरे को पढ़ाई करना है, हम पढ़ाई नहीं रहे, क्या पढ़ लेगा तू? हाँ। तो इसके सामने कोई ग्रुप भी तो होना चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन खींच पा। माइनस एम शो कर रहा है, प्लस एम, एक तो प्लस एम शो कर रहा है, माइनस एम तो शो भी नहीं करता। सॉरी अमृत, घड़ा खोलिए थोड़ा, हाँ सर। बताइए। हाँ सर, सबसे गला ज्यादा गला वाला साफ कर रहा है, जैसे गाना गाने बोल दिए इसको। सबसे ज्यादा बेसिक होगा नंबर 3, अच्छा, उसके बाद? 2, फिर 1। अच्छा, थोड़ा कहानी बताइए आगे का, क्या है ऐसा? CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बहुत बढ़िया। तो CS3 है कहाँ? तो ये? हाँ। अच्छा, ठीक है। और इसमें भी CH3 है, लेकिन वो उसमें डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, किसमें डिस्टेंस कम है, किसमें डिस्टेंस ज्यादा है? माइनस से। किसमें डिस्टेंस कम है, पहला में कि तीसरा में? किसका बोलना चाह रहा है? पहले में। अच्छा चलो ठीक है, डिस्टेंस कम भी है तो 3 के बाद तो 1 होना चाहिए ना। ये 2 कहाँ से बीच में जी टपक गया? हाँ, वही है 3, 1, 2। 3, 1, 2। हाँ, किसमें डिस्टेंस कम है, पहला में कि तीसरा में? पहले में डिस्टेंस कम है। तो पहले में डिस्टेंस कम है तो ज्यादा प्लस आई होगा, हाँ तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा ना। हाँ सर, हाँ 1, 3, 2। अच्छा, और कुछ करना है चेंज इसमें? नहीं सर, ये फाइनल है। ये फाइनल है तो फाइनल भी गलती ही हो गया तुम्हारा। 1 करोड़ का सवाल था, ऐसे 0 पे आ गए अब तो। चंदन, क्या ऑर्डर होगा? तुषार? हाय तुषार कपूर, तुषार कपूर की आवाज में बताइए थोड़ा। सुधांशु? अच्छा, तुषार 1, 2, टाइप 3 होगा, 1, फिर 2, फिर 3। 1, 2, 3। बढ़िया। तो सेकंड वाले केस में स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर एग्जैक्टली यही निकल के आएगा। कैसे होगा 1, 2, 3 ज्ञान दे चुके हैं हम लोग, तो आराम से जाकर के कॉपी पलट के देख लेना, ठीक है? वो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मान लो ऐसा सवाल दिया हम लोगों का कि, हाँ, और एक चीज ध्यान रखना है, जैसे डोनर एटम सेम है तो मीडियम से हम लोग कोई लेना देना नहीं है, मीडियम कुछ भी रहे, डोनर एटम सेम है, अपना काम हो जाएगा। फिर मान लो ऐसा सवाल दे रखा, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, और इन सब का कंपैरिजन करने बोला है पोलर एप्रोटिक मीडियम में। तो इस बार डोनर एटम वापस से अलग हो गया, CH3 माइनस, नाइट्रोजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, F माइनस। अगर डोनर एटम सेम है तो स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। सबसे स्ट्रॉन्गर बेस 1 होगा, फिर उसका 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। क्यों होगा? कॉपी पलट के देखें तो इस केस में स्ट्रॉन्गर बेसिस और बेटर न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो आराम से यही ऑर्डर हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा तो क्वेश्चन के सॉल्विंग के टाइम पे
मेंशन करना इन जनरल जरूरी होता है कौन सा सॉल्वेंट है, और अगर सॉल्वेंट नहीं दे रखा तब तो ठीक है, फिर तो हम लोग आराम से ये सोचते हुए काम करेंगे कि अगर हम लोग का वाटर रहता तो कैसा सॉल्वेंट होता, और वाटर के केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, उसके हिसाब से आंसर आराम से दिया जा सकता है। बट ये 4 स्टेटमेंट्स ऊपर के ध्यान रखने हैं। जो लास्ट का 2 स्टेटमेंट है उस चीज को छोड़ सकते हैं। लास्ट का 2 स्टेटमेंट मतलब 4 और 5 नंबर वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं। पहला जनरल स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखना, उसके बाद डोनर एटम अगर सेम हुआ तो क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये 3 स्टेटमेंट तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, कभी भी पूछेंगे तो आराम से इस चीज का जवाब मिलना चाहिए। और वापस से तुम लोग को बोल रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्व कर लो। बेसिक स्ट्रेंथ अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में हमको मत बोलना कि सर इतना रिएक्शन कैसे याद करें। वापस से बोल दे रहे हैं अभी टाइम है, कर लो, नहीं है तो फिर छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रेंथ का हम लोग शायद से डिस्कशन करके यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर तुम खुद देखना उसमें सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स करके होगा तो उसमें दे रखा होगा। और अगर तुमको लेक्चर का लिंक चाहिए तो भी मांग सकते हैं, हम सजेशन देंगे, उधर से देख लो और सर अपना हमको टॉपिक लिंक कंप्लीट। चाहिए। सर टोटल कितना वीडियो अपलोडेड है सर उस चैप्टर का? आपको लगता है 3 या 4 लेक्चर होगा अपलोडेड। किसको लिंक चाहिए, कौन बोला? सर हम ग्रुप में डाल दीजिए ना, सबके लिए ठीक है, हो जाएगा। ग्रुप में डाल दे, चलो ठीक है ग्रुप में डाल देंगे। तो तुम लोग को जब क्लास ले रहे थे तब क्यों नहीं किया? सुधांशु तो क्लास किया था उस टाइम पे, ये अमृत भी किया था 1-2 दिन। हाँ हम भी कह रहे थे। काहे नहीं किया था बाकी क्लास? क्या बे, जब बोल रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्लास कर लो? मजदूरी कर रहा था उस टाइम पे। नंदिनी का तो समझ में आता, उस टाइम पे क्लास नहीं कर पा रही थी वो। ये सर क्योंकि टेलीग्राम में था। तुम्हारा तो हमको चलो ठीक है, तुमको हम डांट भी नहीं रहे, इसी को डांट रहे हैं। अमृत का घड़ा ना, उसमें जहर मिला मिला करके तुमको मारेंगे हम। गधा कहेगा, क्लास करता है आलसियों के जैसा, सोते रहता है केवल। लिंक डाल देंगे हम ग्रुप में। बेसिक स्ट्रेंथ का, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस का, ये दोनों टॉपिक बहुत ही मस्ट कंडीशन होता है। इन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बताया भी नहीं जाता है अलग से, लेकिन हम इस चीज़ को बताते हैं क्योंकि आगे जीओसी के बाद जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक बहुत ही मस्ट कंडीशन है मालूम होना, तो इसीलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ों का बहुत जरूरी होता है। हम लेक्चर का लिंक भेज देंगे तुम लोगों को, आराम से लेक्चर देख लेना कौन कौन सा टॉपिक। वैसे हम लोग एक प्लान कर रहे हैं उसमें, जो तुम्हारा जिसमें ये सब लिंक्स आता है ना तुम लोगों का ग्रुप में, तो उस ग्रुप की जगह पे हम लोग एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उसमें तुम लोग क्लासरूम का लिंक तो उसी में आता रहेगा। उसके अलावा जो भी यूट्यूब के वीडियोस हैं और जो भी असाइनमेंट्स है वो सारा का सारा हम लोग उसी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग कौन सा लिंक भेजे हैं कौन सा नहीं भेजे, और लोग बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए जैसे 11th वालों के साथ हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, एक चैनल बना दिए, उसी में उन लोग का असाइनमेंट, उन लोग का वीडियो का लिंक और उन लोग का ये क्लासरूम का लिंक सब उसी में भेजते चले जाते हैं टाइम होते ही। तो तुम लोग का भी सारा जो भी यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है वो सारा का सारा लिंक भेजना शुरू कर देंगे तुम लोग को, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे आएंगे। बताओ भाई जल्दी, कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है? कहाँ उल्टा लिखे हम? 1 नंबर में। 1 नंबर में उल्टा हो जाता है, वो तो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है ना। ये पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट? जनरली स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर। निकलो। क्या समझ में आता है? अंग्रेजी से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्या समझ में आया? जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है ना वो अच्छा निकला तो उल्टा कहाँ हो गया? 1 में तो उल्टा क्यों है? तो 1 में उल्टा क्यों था? उसके नीचे और भी तो कंडीशन निकाल रखे हैं। क्या लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट? इन पोलर प्रोटिक मीडियम लार्जर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। अपने कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ सर लिखे हैं सर। तो उसमें काहे नहीं पढ़ रहा है? इस स्क्रीन में काहे पढ़ने में लगा पड़ा है? कॉपी में ही पढ़ रहे हैं। और उसके बगल में क्या लिखा हुआ है? इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट। है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट। अबे गधा आदमी, सेकंड पॉइंट में कहाँ लिखा हुआ है भाई ये चीज? इन पोलर प्रोटिक मीडियम लार्जर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, वीकर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये रिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट कहाँ से आ गया इसमें? 1 नंबर में पढ़ने का। हे भगवान, तो इसमें समझ में आया कुछ पढ़ के? हाँ सर। तो पहले में क्या दे रखा था यहाँ पे? जनरली। जनरली का मतलब क्या होता है? जनरल। जनरल जनरली मतलब सामान्य। जनरल। सामान्य सर।
हाँ, तो सामान्य मतलब इन जनरल ऐसा बोल रहे हैं, जब भी कुछ ढूंढो तो ऐसा ही मिलेगा, बट ऐसा कोई रूल नहीं कि यही होता है जनरली, बट उससे थोड़ा अलग भी पार्ट है यहाँ पे। ऊपर लिखे थे स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अगर पोलर प्रोटिक मीडियम हुआ तब उस केस में वीकर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल भी निकल के आ सकता है। तो यहाँ पहले वाले केस में कौन सा मीडियम है, बताइए अमृतराज, पहले वाले केस में कौन सा मीडियम है? पोलर प्रोटीन, तो पोलर प्रोटिक में क्या हो जाएगा, वही जनरली उल्टा हो जाएगा। कि हाँ जनरली का उल्टा? जनरली का उल्टा सर। जनरली का उल्टा, ठीक है। हाँ सर। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 तो दे चुके थे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटिक सॉल्वेंट, तो सीधा बस ये सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटिक सॉल्वेंट, सीधा जवाब देना है तुम लोग को इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक 2 क्वेश्चन तो पहले ही दे चुके थे हम लोग, बाकी क्वेश्चंस को आराम से ट्राई कर लेना, ठीक है। और इनको ट्राई करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1, SN2, SN3, SN4, SN5 सब शुरू करना शुरू करेंगे। SN3, SN4 जैसा कुछ नहीं होता अपने सिलेबस में, SNTH रिएक्शन होगा। जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये तुम लोगों को सबसे लास्ट में, बिल्कुल जब सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद अपने आप से समझ में आएगी ये चीज़। हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक टाइप का पार्ट डिस्कस करेंगे, SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद E1 रिएक्शन क्या होता है, E2 रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग इन चारों रिएक्शंस के कंसिडरेशंस के बाद इस चीज़ का डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि हम लोगों का अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या क्या रिएजेंट्स हैं और क्या क्या रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस वाले पार्ट को हम लोग कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू करा सकते हैं। फिर अल्कोहल वाले पार्ट में सेम टाइप से क्या क्या रिएक्शंस है, उनको कैसे कैसे हम लोग करा सकते हैं। फिर उन सब के खत्म होने के बाद हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में ये सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में एक तो एसिड बेस रिएक्शन वाला पार्ट होगा, जैसे यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में कवर होगा। नीचे कहीं रिएक्शन दे भी रखा था ये चीज 11 नंबर, ये एसिड बेस रिएक्शन वाले पार्ट में डिस्कस होगा। उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा SNTH रिएक्शन वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक चलेगा, ऑल्दो NCERT में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन ये रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग जो रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड वहीं पे कवर हो जाएगा। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के डिस्कशन करने के बाद हम लोग रिडक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। रिडक्शन वाले पार्ट, और रिडक्शन वाले पार्ट में डिस्कशन नहीं करेंगे, रिडक्शन का एक लेक्चर बना करके हम रख देंगे, रिडक्शन का लेक्चर तुमको खुद से देखना है। उसके बाद फिर हम लोग बेंजीन वाले पार्ट से एसोसिएटेड रिएक्शन देखेंगे। मतलब बेंजीन वाले पार्ट में सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, या फिर सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद उसी में हम लोग और कुछ कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। उन रिएक्शंस वाले पार्ट के खत्म होने के बाद फिर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। बीच में हम लोग ये भी चीज डिस्कस कर सकते हैं, फ्री रेडिकल, बड़ा सिंपल सा टाइप का रिएक्शन है, इस चीज का बीच में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और वहीं कहीं पे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम इसको टॉपिक वाइज मेंशन कर रखे, बट अपने मन पे, जैसे अगर लॉकडाउन नहीं हो रखा हो तो नॉर्मल क्लासेस चलता, तो हम इन जनरल पहले फ्री रेडिकल कराते हैं, फ्री रेडिकल के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। बट लॉकडाउन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास काफ़ी लेट हो गया था, तो इसीलिए हम स्कूल के सिलेबस का थोड़ा ध्यान रखते हुए SN1, SN2, E1, E2 पहले कवर करेंगे, ताकि अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म हो जाए। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ताकि कार्बोनिल कंपाउंड वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। फिर एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसी बीच में आराम से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इन दोनों चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करते चले जाएंगे। और उसके बाद फिर कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इन तरह के टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से शुरू करेंगे। यही चीज़ SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन पहले, नेक्स्ट क्लास में इन दोनों में से कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते कोई भी। चैट में किसका 1 2 3, ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलता है।